अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शेख इमरान अहमद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान पर। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एनिमल हस्बेंडरी मवेशियों की अफजाइश को स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने मवेशियों की अफजाइश के दो तरीके देखे थे, जिनमें पहला हमने देखा था डायरी फार्मिंग और दूसरा हमने देखा था पोल्ट्री फार्मिंग। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इधर उधर की बातें किए बगैर सीधे टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फार्मिंग या कल्चर के दो तरीके देखेंगे, जिसमें पहला हम देखेंगे शहद की मक्खियों को पालना और फिर मछलियों की अफजाइश करना। ये दो तरीकों के बारे में हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले हम देखते हैं शहद की मक्खियां पालना। तो शहद की मक्खियों के पालने को हम कहते हैं, उनकी परवरिश करने को, उनको कहे सो एक बड़े पैमाने पर उनकी अफजाइश करने को हम कहते हैं नहल परवरी या फिर एपीकल्चर उसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि शहद की मक्खियों को एक बड़े पैमाने पर उसकी परवरिश करना या उनको पालना क्या कहलाता है? नहल परवरी या एपीकल्चर कहलाता है। तो नाजरीन, ये जो शहद की मक्खियों का पालना न सिर्फ एक मुनाफा बख्श एक्टिविटी है, बल्कि ये हमारे माहौल से मुताबिकत रखने वाला एक काम भी है। तो मैं जैसा कि यहाँ पर कह रहा हूँ कि शहद की मक्खियों का पालना या शहद की मक्खियां माहौल से मुताबिकत रखते हैं। तो इस बात को हम कैसे साबित करेंगे कि ये मक्खियों से क्या है सो माहौल में ये मक्खियां जो है या मक्खियों के पालने का जो एक काम है, जो एक एक्टिविटी है, वो माहौल के ऐन मुताबिक है, फितरत के ऐन मुताबिक है। तो नाजरीन, आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि ये जो शहद की मक्खियां होती है, वो हमारे फसलों में जो एक जेरगी का अमल होता है, फसलें कहने दीजिए या दूसरे पौधों में जो जेरगी का अमल होता है, उसके पॉलिनेशन में, जेरगी कहते हैं पॉलिनेशन को, तो पॉलिनेशन में जो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक हवा होती है और दूसरे हशरात होती है, तो हशरात के अंदर आते हैं शहद की मक्खियां। तो पौधों में जो जेरगी का अमल होता है, पॉलिनेशन जो होता है, उसमें क्या है, शहद की मक्खियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसा कि हमारी फसलों में भी जो जेरगी का अमल जरूरी है, क्योंकि जेरगी होने के बाद ही फूल से फल पैदा होते हैं और फल से क्या है सो बीज पैदा होते हैं और बीजों से फिर दोबारा क्या है सो क्या है पौधे पैदा होते हैं। तो ये एक पौधों में जो रिप्रोडक्शन होता है, उनके लिए जेरगी का अमल होना बहुत जरूरी है। यानी जेरगी मतलब पॉलिनेशन का अमल होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा हम जेरगी के बारे में देख लेते हैं कि जेरगी किसे कहते हैं, पॉलिनेशन किसे कहते हैं। इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से हम एनिमल एंड प्लांट्स में मजीद पढ़ेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए कि जेरगी किसे कहते हैं। जेरगी से मुराद पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कहते हैं किसी पौधे के फूल के जरदान से जीरा दाने का उसकी कलगी तक पहुंचने के अमल को। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले अगर कोई है, तो उसके एंथर से जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो क्या है सो स्टिग्मा तक पहुंचने का, उसका ट्रांसपोर्ट होने तक का जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी दो तरीके का होता है। जब पॉलिनेशन होता है, जेरगी होती है, तभी क्या है सो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस शुरू होता है। तो नाजरीन, जेरगी होती है दो तरीके की, एक होती है खुद जेरगी या सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है पार जेरगी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। अगर किसी फूल में उसके जरदान से जीरा दाने का कलगी तक पहुंचने का अमल उसी पौधे के उसी फूल में हो, तो इसको हम कहते हैं खुद जेरगी। अब पारजेरगी किसे कहते हैं? पारजेरगी यानी क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? मतलब एक फूल के जीरा दाने किसी और पौधे से मुराद उसी नू के, उसी वैरायटी के पौधे के दूसरे फूल तक पहुंचने का अमल क्या कहलाता है? पारजेरगी या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। तो इसमें अमल होता है शहद की मक्खियों का भी। तो शहद की मक्खियां बाज दरख्तों, जो बाज पौधे जो होते हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन कराने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। तो इसमें क्या करती है, शहद की मक्खियां जब फूलों का रस चूसने के लिए, फूलों का रस हासिल करने के लिए वो क्या करती है, फूलों पर बैठती है। जब ये एक फूल पर बैठती है मक्खियां, तो उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं या उसके जो
जीरा दाने होते हैं उससे चिमट जाते हैं, उसको लग जाते हैं। फिर मक्खी एक फूल से के रस चूसने के बाद फिर दूसरे फूल पर जाती है। अगर वो उसी टाइप के पौधे के दूसरे फूल पर जाती है तो उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो जीरा दाने होते हैं, वो दूसरे पौधे के उस फूल पर क्या है सो गिर जाते हैं या उसको लग जाते हैं। उसके बाद वहां पर क्या होता है, फिर जेरगी का अमल शुरू होता है। तो इस किस्म की जेरगी को हम पार जेरगी या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है शहद की मक्खी। तो एक फूल के जीरा दाने को वो दूसरे फूल के या दूसरे पौधे के दूसरे फूल को, मगर इसमें कंडीशन ये है कि वो उसी वैरायटी का होना चाहिए, तो इसको अंजाम देती है शहद की मक्खियां। तो इस लिहाज से अगर ये पॉलिनेशन नहीं होता, ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, तो क्या होता, जेरगी का अमल बहुत कम हो जाता, पौधों में रिप्रोडक्शन कम होता, या वो फूल से फल तैयार नहीं होता, और फल से क्या है सो फिर बीज पैदा नहीं, बीज हासिल नहीं होते, फल नहीं तो बीज नहीं, फिर बीज नहीं तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं। तो इसमें क्या है, शहद की मक्खियां बहुत अहम रोल अंजाम देती है। तो शहद की मक्खियों का ये काम जो है, इस जुमले को जस्टिफाई करता है कि माहौल से मुताबिकत रखते हैं। तो माहौल में, फितरत में ये जो काम होना है ये जरूरी है। तो इसको कौन अंजाम दे रहे हैं, वो शहद की मक्खियां अंजाम दे रहे हैं। तो इस लिहाज से इस जुमले को, उनका ये काम जस्टिफाई करता है। तो आइए नाजरीन, शहद की मक्खियों के ताल्लुक से हमने थोड़ी सी मालूमात हासिल की है। आइए अब हम देखते हैं कि शहद की मक्खियों के कौन से अकसाम होते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने चंद नाम लिखे हैं। तो ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूछ सकता है कि कुछ मक्खियों के नाम देकर आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी मक्खियां हैं जो गैर मुल्की है, या फिर इसमें कौन सी हिंदुस्तानी मक्खी है। तो आइए, यहाँ पर मैं चंद नाम लिखा हूं जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, वो हिंदुस्तानी मक्खियों के नाम है। तो चलिए उसके ऊपर एक बार नजरसानी करते हैं, नजर डालते हैं। एपिस ड्रोसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा, एपिस मिलीपूना, एपिस प्रिगोना। तो ये जो भी है, ये तमाम क्या है सो हिंदुस्तानी किस्म की क्या है, शहद की मक्खियां हैं। तो अब इनके नाम हम कैसा याद रखेंगे, इसके ताल्लुक से मैं छोटी सी एक ट्रिक दे देता हूं कि जैसा कि इसमें एपिस इंडिका है, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है इंडिया की, तो इसलिए इसको इंडिका को हम क्या आसानी से बिना याद किए भी हम ये याद रख सकते हैं कि एपिस इंडिका जो है वो हिंदुस्तानी किस्म की एक क्या है, शहद की मक्खी का नाम है। उसके बाद है एपिस मिलीपूना। ये पूना होने दीजिए या पोना पढ़ने दीजिए, लेकिन हमारे पास इंडिया में पूना होता है, पुणे होता है, तो उस लिहाज से हम इसको भी याद रख ले सकते हैं कि एपिस मेलिपोना जो है वो हिंदुस्तानी किस्म की शहद की मक्खी है। उसके बाद है एपिस प्रीगोना। तो ये पूना, गोना या फिर ये परी वगैरह जो होता है वो हमारे हिंदुस्तान के कहानियां वगैरह से ताल्लुक रखता है। मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो मेरी अपनी ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में हमको क्या है, बहुत सी चीजें, इतने सारे नाम, इनके अलावा फिर मछलियों के भी अलग अलग नाम हैं। इन तमाम में क्या है सो आपने इससे पहले के वीडियो में आपने मुर्गियों के ताल्लुक से भी, उनकी नस्लों के ताल्लुक से भी उनके अलग अलग नाम देखे हैं, जिसमें गैर मुल्की है, कुछ हमारे मुल्क की मुकामी भी है। तो इन तमाम के नाम हमको याद रखना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हमको उसको नाम याद रखने के लिए एटलीस्ट एक ट्रिक होना चाहिए हमारे पास। तो वो ये है कि इंडिका जो है वो नाम से ही इंडिका है, तो ये शहद की मक्खी इंडिया की होगी। फिर पूना है, क्योंकि इसमें हमारा पुणे जो है हमारे मुल्क का एक बड़ा शहर है, मशहूर शहर है। और ये प्रीगोना जो है, इसको भी हम इससे जोड़ते हुए हम याद रख ले सकते हैं। अब रह गया एपिस फ्लोरा और ड्रोसाटा, इसको क्या है सो आप दो एटलीस्ट हम याद रख लेना चाहिए। उसके अलावा शहद की मक्खियों की एक और हिंदुस्तानी किस्म है एपिस सीरीना। तो ये सीरीना, ये सीरी वगैरह जो होते हैं, ये भी हमारे मुल्क के नाम जैसे ही होते हैं, तो इसलिए हम इसको भी याद रख सकते हैं कि ये भी क्या है, एक हिंदुस्तानी किस्म की शहद की मक्खी है। नाजरीन, इन सबके अलावा एपिस सेरीना, तो ये भी सीरीना है, ये भी हमारे हिंदुस्तानी टाइप का ही नाम है। तो ये भी क्या है, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली एक शहद की मक्खी की एक किस्म है, ये भी हिंदुस्तान में पाई जाने वाली है। और ये भी क्या है, एपिस सीरीना भी जो है, ये भी हिंदुस्तान में पाई जाने वाली एक किस्म की शहद की मक्खी है। तो मैंने इसको इन मक्खियों से थोड़ा हटके क्यों रखा है, तो इसकी खास वजह है। इसकी वजह यह है कि इस किस्म की हिंदुस्तानी शहद की मक्खियां क्या करती है, वो एक साल में तकरीबन 3 से 10 किलो शहद
पर ईयर की बात कर रहा हूं, तो ये शहद की मक्खियों की एक कॉलोनी से या उनके छत्ते से क्या है, तकरीबन 3 से 10 किलो शहद हासिल किया जा सकता है। तो ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सो एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है, मैंने इसको ग्रीन कलर से लिखा है, तो इसकी वजह यह है कि इसका शुमार हिंदुस्तान में पाए जाने वाली शहद की मक्खियों में नहीं होता है। ये यूरोपियन शहद की मक्खी है, तो ये हमारे मुकाम पर नहीं पाई जाती है, बल्कि ये यूरोपियन कंट्रीज में पाई जाती है। तो इसका नाम है एपिस मेलिफेरा, इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। और इस शहद की मक्खी की खासियत क्या है? इस शहद की मक्खी की खासियत ये है कि ये शहद की मक्खी एक साल में इसके शहद के छत्ते से तकरीबन 25 से 30 किलो शहद, 25 से 30 किलो शहद पर ईयर एक साल में हम क्या है सो हासिल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अब एग्जाम में क्वेश्चन भी क्या आ सकता, आपको ये 3 शहद की मक्खियां देकर फिर ये भी एक नाम देकर वो कौन सी शहद की मक्खी है जो साल भर में ज्यादा शहद देने की शरह रखती है, तो उसको उसका नाम क्या है, एपिस मेलिफेरा है, जो साल भर में तकरीबन उसके छत्ते से क्या है सो उस शहद की मक्खी से 25 से 30 किलो शहद हासिल किया जा सकता है। तो नाजरीन, ये थे चंद शहद की मक्खियों के अनवा वैरायटीज। तो अब देखते हैं शहद की मक्खियों के ताल्लुक से कुछ मालूमात सीखते हैं। तो नाजरीन, शहद की मक्खियां भी चींटियों की तरह एक समाजी जिंदगी गुजारने के लिए मशहूर है। ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारते हैं, जितना कि शायद हम भी नहीं गुजारते हैं। तो इनके सब मक्खियों के अपने अलग अलग काम होते हैं, वो अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक शहद की मक्खी के छत्ते में, एक हाइव में कितने किस्म की शहद की मक्खियां होती है, मतलब उसमें मेल फीमेल कैसे होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो उनका स्पैन ऑफ लाइफ क्या होता है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले शुरू करते हैं हम एक जो शहद की मक्खी जो होती है उसमें होती है रानी मक्खी। शहद की मक्खी के छत्ते में एक होती है रानी मक्खी जो फीमेल होती है, उसको कहते हैं हम रानी मक्खी। लेकिन इसमें हैरत वाली बात यह है कि एक शहद की मक्खी के छत्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है, जो उस छत्ते की मलिका होती है, जो उस छत्ते के पूरा उसी के हाथ में पूरा कमांड होता है। वही क्या है सो हर किसी को कमांड दे सकती है। तो वो होती है रानी मक्खी। ये भी फीमेल मक्खी होती है, जिसको मलेका मक्खी भी कहते हैं। यही होती है क्वीन बी। तो इसी के हाथ में होता है सारे छत्ते की बागडोर इसी के हाथ में होती है। तो नाजरीन, इसकी खासियत ये है कि ये फर्टाइल होती है। फर्टाइल होती है मतलब ये अंडे देने की सलाहियत रखती है। माँ बाकी कोई भी मक्खी, शहद की मक्खी उस छत्ते में अंडे देने की सलाहियत नहीं रखती है, क्योंकि शहद की मक्खी के छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। और वो रानी मक्खी की खासियत ये होती है कि वो अंडा देने की सलाहियत रखती है, यानी फर्टाइल होती है। तो आइए इसका स्पैन ऑफ लाइफ देखेंगे, इसका अरसे हयात देखेंगे कि वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकती है। तो नाजरीन, एक रानी मक्खी जो होती है तकरीबन 2 से 3 साल उसका क्या है स्पैन ऑफ लाइफ होता है, उसकी जिंदगी का अरसा होता है। उसके अलावा रानी मक्खी क्या है, फर्टाइल होती है, अंडे देने की सलाहियत रखती है। अब आइए उसके बाद अच्छा, एक और बात, एक रानी मक्खी की हम जो बात कर रहे हैं कि वो अंडा देने की सलाहियत रखती है, तो वो एक दिन में कितने अंडे दे सकती है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनता है कि एक रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे दे सकती है। तो उसका जवाब है, ये तकरीबन 800 से 1200 अंडे दे सकती है एक दिन में। तो ये भी आप याद रखिए। तो ये था कुछ रानी मक्खी के ताल्लुक से मालूमात। अब देखते हैं और होते हैं उसके अंदर वर्कर मक्खियां, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कारकुन मक्खियां। कारकुन मक्खियां, तो इनका काम क्या होता है, इनका स्पैन ऑफ लाइफ क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। इनमें क्या खासियत है जो रानी मक्खी से इनको अलग करती है? तो वो खासियत है, जो वो मेन खासियत जो है अंडा देने का। तो ये जो होती है फर्टाइल होती है, अंडा देने की सलाहियत रखती है। ये होती है, इनमें होती है अंडा देने की सलाहियत, यानी ये फर्टाइल होती है। लेकिन
लेकिन जो कारकुन मक्खियां होती है उनके अंदर अंडा देने की सलाहियत नहीं होती है, वो बांझ होती है, मतलब स्टेराइल होती है। तो इनके अंदर अंडा देने की सलाहियत नहीं होती है। उसकी जगह पर उनके अंदर डंक होता है, तो जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है, क्योंकि ये वर्कर होती है, ये बाहर जाती है। तो उस लिहाज से शायद अल्लाह ताला ने इसको अंडा देने की सलाहियत नहीं दी है, लेकिन डंक मारने की सलाहियत दी है। तो इनके अंदर होता है स्टिंग, जिसकी मदद से वो क्या कर सकती है, दुश्मन के ऊपर डंक लगा सकती है। तो वो सलाहियत होती है कारकुन मक्खियों में। कारकुन मक्खियों में उनकी खासियत, उनके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो कारकुन मक्खियां जो होती है, वर्कर बीस जो होती है, उनके अंदर अंडा देने की सलाहियत नहीं होती है। अब बात करते हैं उनके स्पैन ऑफ लाइफ की, उनके अरसे हयात की। तो उनका अरसे हयात रानी मक्खी के मुकाबले में इंतहाई कम होता है। ये तकरीबन 5 से 6 वीक होता है। 5 से सिर्फ 6 वीक इनका स्पैन ऑफ लाइफ होता है, उसके बाद वो मर जाते हैं। उनका अरसे हयात सिर्फ उतना ही होता है। तो यहाँ पर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है कि कारकुन मक्खियों का अरसे हयात क्या होता है, और कौन सी मक्खियां क्या है सो अंडा देने की सलाहियत रखती है, रानी मक्खी, कारकुन मक्खी, या फिर और कोई भी नाम, दो ऑप्शन और भी आ सकते हैं। तो ये बात भी याद रखिए। तो कारकुन मक्खियां 5 से 6 हफ्ते उनकी क्या है सो अरसे हयात होता है। तो इनके इस अरसे हयात में इनका काम क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो नाजरीन, ये जो कारकुन मक्खियां होती है, वर्कर बीज जो होती है, वो जुमला उनके 6 वीक तक क्या है सो वो जिंदा रह सकती है। तो उस दौरान वो पहले 3 महीने में इंडोर वर्क करती है, घर के अंदर का काम करती है। तो शहद की मक्खी में जो चैम्बर्स होते हैं, जो भी उसमें जो कॉलोनी होती है, उसकी साफ सफाई करना वगैरह, ये तमाम काम क्या होते हैं, इब्तदाई 3 महीने में कारकुन मक्खियां अंजाम देती है। उसके बाद बाकी के 3 महीनों में ये आउटडोर ड्यूटीज अंजाम देती हैं। आउटडोर ड्यूटीज क्या होती है, बाहर जाना, बाहर जाकर वहां से नेक्टार हासिल करना। नेक्टार यानी गुल रस, यानी फूलों का जो मीठा रस होता है, उस रस को हासिल करना। और उसके बाद क्या है, बाहर से पानी लाना, जीरा दाने जमा करना। ये तमाम काम क्या होता है, वर्कर बीज का होता है, जो अपनी लाइफ के बाद के 3 महीनों में अंजाम देती है। तो मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर कर दिया है, वो ये कि वर्कर बीज जो होती है, पहले उनकी स्पैन ऑफ लाइफ जो होता है वो 6 महीने होता है। 6 महीने में पहले 3 महीने इंडोर ड्यूटीज होती है, घर की साफ सफाई वगैरह। और उस दौरान ही वो क्या करती है, अपने ग्लैंड से क्या करती है, वो एक मादे का अखराज करती है, जिसको हम कहते हैं रॉयल जेली। तो ये भी याद रखिए, जो शहद की वर्कर बीज जो होती है, एक मादे का अखराज करती है, उसको क्या कहते हैं, रॉयल जेली कहते हैं। तो ये इब्तदाई 3 महीने में इनका काम होता है, बाद के 3 महीने में आउटडोर ड्यूटीज होती है। तो ये था वर्कर मक्खी के ताल्लुक से। अब आइए नर मक्खी के ताल्लुक से, मेल मक्खी के ताल्लुक से भी हम बात कर लेते हैं। तो ये है नर मक्खी, मेल बी, जिसको ड्रोन कहते हैं। याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। तो ये ड्रोन्स का काम क्या होता है, इनका काम कुछ नहीं होता है। ये एकदम क्या है, काहिल सुस्त होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। इनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना होता है। वो शहद की जो रानी मक्खी होती है, उस रानी मक्खी को हवा में उनसे मिलते हैं, शहद के छत्ते के बाहर हवा में मिलते हैं। फिर वो अपना तौलीदी फेल अंजाम देने के फौरी बाद क्या है, मर भी जाते हैं, क्योंकि उनके तौलीदी आज़ा सिर्फ उनका पेट फटने के बाद ही, उनका शिकम फटने के बाद ही फेल अंजाम दे सकते हैं। इसलिए जो मेल जो होता है, मेल बी जो होती है, यानी ड्रोन जिसे कहते हैं, वो क्या है, उनका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ उनके तौलीद में हिस्सा लेते हैं, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। और वो शहद की रानी मक्खी से शहद के छत्ते के बाहर मिलते हैं, और मिलने के फौरी बाद क्या है सो मर भी जाते हैं, क्योंकि उनके तौलीदी आज़ा उनका पेट फटने के बाद ही फेल अंजाम दे सकते हैं। तो ये था नर मक्खी के ताल्लुक से, ड्रोन के ताल्लुक से मालूमात। हाँ, एक और बात, इनका स्पैन ऑफ लाइफ जो होता है तकरीबन 57 दिन होता है। याद रखिए, 57 दिन होता है। तो ये था, हम शहद की मक्खियों के ताल्लुक से कुछ दिलचस्प मालूमात हम हासिल किए हैं।
तो आइए अब देखते हैं कि शहद की मक्खियां किस तरह शहद को जमा करती है या नेक्टार को जमा करती है। नेक्टार कहते हैं गुल रस को, इसको कहते हैं गुल रस को। और वो पौधे जिनके अंदर जीरा दाने या फिर नेक्टार पाया जाता है, गुल रस पाया जाता है, नेक्टार कहते हैं गुल रस को, जिनके अंदर गुल रस पाए जाते हैं वो क्या है सो शहद की मक्खियों का नबातिया या फ्लोरा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, शहद की मक्खियों का नबातिया या फ्लोरा कहा जाता है। जिन पौधों में फूलों का रस या जिन पौधों में गुल रस यानी नेक्टार होता है और जीरा दाने होते हैं, उन पौधों को क्या है सो हम फूलों शहद की मक्खियों का नबातिया या फ्लोरा कहते हैं। तो ये थी चंद मालूमात इसके। अब ये जो फ्लोरा होता है, ये शहद की मक्खियों का जो गुल रस होता है, जो जीरा दाने होते हैं, ये किन पौधों में पाए जाते हैं, किन पौधों से क्या है सो ये नेक्टार हासिल करके शहद की मक्खी के छत्ते तक वो लेकर जाते हैं। तो आइए मैं बोर्ड में हटकर उनके भी नाम लिखता हूं कि कौन से पौधों से वो नेक्टार हासिल करती है। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि नबातिया यानी फ्लोरा किसे कहते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें गुल रस और जीरा दाने पाए जाते हैं, मक्खियों का नबातिया या फ्लोरा कहलाते हैं। तो ये अब फ्लोरा, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए हम इस एंगल से उसको नहीं देखते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, हाँ ये एक पॉइंट बनता है, हम इसको याद कर लेंगे कि ऐसे पौधे जिनमें गुल रस और जीरा दाने पाए जाते हैं, मक्खियों का नबातिया कहलाता है। हम ऐसा एक पॉइंट बनाकर या नोट्स में पढ़ लेते हैं, उसके अलावा हम ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अब इसको सोचिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा पूछ सकता है कि कुछ ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है कि ये शहद की मक्खियों का फ्लोरा है या नबातिया है। अब आप परेशान हो जाएंगे, नबातिया मतलब आप समझे नहीं, आप उसको समझने की कोशिश नहीं करें, आप सिर्फ क्या कर लिए, उसको पढ़ लिए और उसका एक पॉइंट बनाकर आप उसको एक अहम नुक्ते के तौर पर उसको आप अपनी कॉपी में लिख लिए। या फिर आप जो नोट्स करते रहते हैं ना, उस नोट्स में भी ये लिखा हुआ होता है, बस इतना ही होता है उसके अंदर, आप समझते नहीं है, तो उसकी वजह से आप एग्जाम में क्या है सो थोड़ा बहुत गोल हो जाते हैं। तो यहां पर समझना चाहिए कि वो पौधे जिनके अंदर शहद की मक्खियों की ग़िज़ा होती है, वो पौधे क्या कहलाएंगे, नबातिया कहलाएंगे या उन शहद की मक्खियों का फ्लोरा कहलाएगा। तो अब सवाल कैसा बन सकता है कि चंद ऑप्शन देकर ये शहद की मक्खियों का नबातिया है, इनमें से शहद की मक्खियों का नबातिया है। तो क्या है नबातिया, हम तो उतना समझ के नहीं पढ़े, तो इसलिए हम वहां पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं समझकर पढ़ने पर फोकस करता हूं और आपको इसी का मशवरा देता हूं। तो इसके लिए सिर्फ किताब, आप एक बार किताब पढ़कर देख लीजिए ये वीडियो देखने से पहले, उसके बाद वीडियो देखिए। तो किताब पढ़ने से हम अगर उसको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर उसको क्लास की शक्ल में भी लेते हैं तब हमको ज्यादा समझ में आएगा। तो नाजरीन, यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें शहद की मक्खियों का नबातिया है। तो 4 ऑप्शन देकर जिसमें से 3 नहीं हो सकते हैं और 1 हो सकता है, तो उनमें से एक का ये नाम, वो एक जो होगा इनमें से ही एक नाम होगा। तो शहद की मक्खी की जो ग़िज़ा होती है, जो गुल रस और जो जीरा दाने हासिल करते हैं, वो जिन पौधों में पाए जाते हैं उनको कहते हैं हम फ्लोरा या नबातिया, शहद की मक्खी का नबातिया कहते हैं। तो कौन से नाम है यहाँ पर है, सबसे पहले है सीट्रस, मतलब संतरा, सीट्रस जो होता है शायद संतरे का यहाँ पर नाम है। फिर सेब, जाम, अगर फलों की बात करें तो यहाँ पर इतने हैं, सीट्रस, सेब और जाम। उसके बाद अगर हम दूसरी अगर फसलों की बात करें तो राई और तिल के पौधे में, राई के पौधे में, इमली के पौधे में, गेहूं के पौधे में, कपास के पौधे में, और ये सूरजमुखी जो है हम आमतौर पर देखते हैं, इस पर मक्खियां भी भिन भिनाती है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, शहद की मक्खियों का नबातिया फ्लोरा पाया जाता है, यानी गुल रस पाया जाता है। उन पौधों के फूल में क्या है सो नेक्टार पाया जाता है, गुल रस पाया जाता है और जीरा दाने पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं शहद की मक्खियों का नबातिया या फ्लोरा। तो अगर फलों में देखें तो सीट्रस, सेब और जाम है, और अगर दूसरी फसलों में अगर हम देखेंगे तो राई, तिल, इमली, गेहूं, कपास, सूरजमुखी। अब उसके बाद अगर हम तरकारियों वाले पौधों में देखेंगे तो सेम, भेंडी और चौबीना, ये क्या है, इनके अंदर क्या है, शहद की मक्खियों का नबातिया पाया जाता है, यानी नेक्टार और जीरा दाने पाए जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना भी जरूरी है, इसको भी आप याद रखिए। इस लिस्ट कैसी बनाना चाहिए आपको, पहले क्या है सो
पौधों के नाम, पहले क्या है सो फलों के नाम, फिर उसके बाद फसलों के नाम, फिर उसके बाद तरकारियों के नाम। इस तरीके से आप ऐसा एक लिस्ट बना के एक सीरियल में याद करेंगे तो और अच्छा याद हो जाएगा। तो ये था शहद की मक्खियों के चंद जराए कि शहद की मक्खियां कौन से पौधों से नेक्टार जमा करती है। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, तो शहद की मक्खियों में जो उनका एक जहर होता है, उनके अंदर जो डंक मारने के बाद कहते हैं ना, उनका जो जहर होता है, जो वेनम होता है, उसको हम कहते हैं एपिस टिंचर। उसको कहते हैं हम एपिस टिंचर। तो यहाँ पर भी एक अहम बिट बनता है कि एपिस टिंचर जो होता है, जो शहद की मक्खियों का जहर जो होता है, वो होम्योपैथी के इलाज में दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक और बात ये भी मैं बता दूं, जो डिस्कवरी चैनल पर जो लोग होते हैं, जो जंगलों में घूमते हैं या सांपों को पकड़ते हैं, वो लोग अपने साथ में क्या करते हैं, यही वेनम, जिसको शहद की मक्खी का जो जहर होता है एपिस टिंचर, उसको लेकर भी साथ में जाते हैं, रख लेते हैं। जब कभी उनको सांप काट लेता है तो इसको वो एंटीडोज के तौर पर क्या है सो इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो जहर होता है ये भी हमारे काम में आता है। उस जहर को हम कहते हैं एपिस टिंचर, जो होम्योपैथी के दवाओं में इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सांप काटने पर भी हम इस जहर को जो एंटी पॉइजन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं ना, जहर को जहर ही मारता है और लोहे को लोहा ही काटता है, तो ये भी ऐसा ही है, याद रख लीजिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि शहद की मक्खियों के जो उनके छत्ते से जो हमको मोम हासिल होता है, बी वैक्स जो हासिल होता है, वो भी हमारे लिए बहुत से प्रोडक्ट्स में काम में आता है। तो कौन से है, किस फील्ड में वो काम में आता है उन शहद की मक्खियों का मोम? वो कॉस्मेटिक्स में ज्यादा काम में आता है, यानी पॉलिश क्रीम में। और आप लोग जो नेल पॉलिश लगाते हैं, वो नेल पॉलिश में क्या है सो दरअसल यही शहद की मक्खियों का जो बी वैक्स होता है वो इस्तेमाल करते हैं, उस छत्ते का मोम जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात। इसके साथ एक बात और ये भी बता दूं कि शहद की मक्खियों की जो अफजाइश करने वाले होते हैं, वो मसनूई छत्ते बनाते हैं, आर्टिफिशियल हाइव्स बनाते हैं, फिर उसके अंदर बहुत से चैम्बर्स वगैरह बनाते हैं, फिर उसकी निगहदाश्त करते हैं। और उन तमाम को क्या है सो शहद की मक्खियों के छत्ते की अफजाइश के दौरान एक बात का खास ख्याल ये रखना होता है कि इनको हशरात से, कीड़े मकोड़ों से बचाना जरूरी होता है। तो इसके लिए उनके निगहदाश्त के वक्त इसका ध्यान रखना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। खासतौर पर ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं, जो बुंगे जो होते हैं, और जो भंवरा जो होता है, वो क्या है, शहद की मक्खियों के लिए नुकसानदाह होता है, शहद की मक्खियों के छत्ते के लिए नुकसानदाह होता है। इसके अलावा एक और शहद की मक्खियों के छत्ते के लिए एक नुकसानदाह जानवर है जो शहद की मक्खियों को खा भी सकता है और उनके मस्कन को, यानी उनके रहने की जगह को, उनके छत्ते को खराब भी कर सकता है, जिसको उर्दू में जिसका ट्रांसलेशन किया गया है शाहजाह। बहुत खतरनाक ट्रांसलेशन किया गया है। तो इसको ये क्या है सो शहद की मक्खियों के छत्ते को, उनके मस्कन को या शहद की मक्खियों को खा भी सकता है। तो ये भी एक आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम बिट भी बनता है। तो ये थी चंद मालूमात एपिस्कल्चर के ताल्लुक से। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम फिशरीज की तरफ, सिमकियात की तरफ। तो आइए नाजरीन, अब बढ़ते हैं सिमकियात की तरफ, फिशरीज की तरफ, यानी मछलियों को पकड़ना या उनकी अफजाइश करना। तो मछलियों की जब बात आ गई तो मछलियों के ताल्लुक से भी आपको मालूम होगा कि मछलियां बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स होती है। न सिर्फ प्रोटीन का सोर्स होती है, बल्कि ये फाइनेंशियल एतबार से भी हमको क्या है सो, हमारे मुल्क को भी क्या है सो मजबूत बना सकती है। क्योंकि मछलियों में कुछ मछलियां बहुत ही वैल्यूएबल होती है, बहुत महंगी होती है। जैसा कि मछलियों से आपको मालूम है कि एक जो कस्तूरा मछली होती है, उस मछली से हमको क्या है सो मोतियां भी हासिल होते हैं, जो खालिस किस्म के मोती होते हैं, पियर्स जो होते हैं, वो भी हमको हासिल होते हैं। तो उस लिहाज से मछलियों के जब इतने उनकी अहमियत है तो उनकी अफजाइश भी करना जरूरी बनता है। तो नाजरीन, जब मछलियों की अफजाइश की बात आ गई तो मछलियों को पहले तो पकड़ना होता है, फिर उनके अंडे वगैरह, उनके बीजों को जमा करना होता है, फिर उनकी परवरिश करना होता है, फिर उनको अलग अलग उनके टाइप्स के हिसाब से उनको पानी में छोड़ना होता है। ये तमाम तो हम इस कल्चर में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जब मछलियों की बात आती है तो फिर तालाबों, नदियों, समंदरों की भी बात आती है। तो हमारे मुल्क को समंदर कहाँ पर लगता है? तो हमारे मुल्क में तकरीबन जुनूबी रियासतों को साहिल समंदर लगता है, समंदर का साहिल लगता है। तो जो समंदर के जो साहिल की जो जुमला पट्टी है, उस पट्टी की लंबाई तकरीबन 7,500 किलोमीटर तवील है। तकरीबन 7,500 किलोमीटर तवील है।
तो यहाँ पर क्या किया जाता है, मछलियों को पकड़ा जाता है। तो मछलियों को पकड़ने के लिए सिर्फ साहिल पर ठहरकर मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है, बल्कि साहिल से थोड़ा सा अंदर जाकर हम मछलियों को पकड़ते हैं। तो वो जितना भी इलाका है, साहिल से लेकर साहिल से अंदर जाने तक का जितना भी ये इलाका हो गया, उस इलाके का अगर हम काउंट करेंगे कि ये इलाका जितना भी है जहां तक हम समंदर के अंदर जाकर मछलियों को पकड़ते हैं, वो इलाका तकरीबन 0.48 मिलियन मुरब्बा मीटर है। कितना है? 0.48 मिलियन मुरब्बा मीटर है। उतने हिस्से में हम क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, उतने हिस्से में जाकर अंदर मछलियों को पकड़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दरू इलाकाई क्या है सो इनलैंड फिशरीज भी होती है, क्योंकि समंदर जो है वो तो हमारे मुल्क की सरहदों पर है, रियासतों की सरहद, चंद रियासतों की सरहदों पर है। लेकिन अगर हम तेलंगाना या दूसरी रियासतों की बात करेंगे तो वहां पर फिशरीज किस तरह की जानी चाहिए, वहां तो समंदर नहीं है। तो ऐसी सूरत में उन रियासतों से या जो हमारे मुल्क के अंदर जो है जो नदियां हैं, जो नहरें हैं, उनमें क्या है सो फिशरीज की जाती है। जैसा कि हमारी पड़ोसी रियासत है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को साहिल लगता है, तो वहां पर क्या है सो साहिल के पास या साहिल से थोड़ा अंदर जाकर मछलियों को पकड़ा जाता है। तो वहां पर मछलियों की अफजाइश करना एक बेहतरीन सनत के तौर पर उसको चलाया जाता है। तो अब नाजरीन देखते हैं, जैसा कि हमने हर टाइप की फार्मिंग में, कल्चर में कई किस्म के जानवरों को देखा है। तो इससे पहले कुछ देर हमने शहद की मक्खियों की मुख्तलिफ अकसाम देखी है। तो आइए यहाँ पर भी मछलियों की मुख्तलिफ अकसाम को देखते हैं। तो यहाँ पर है ये जो मैं जितने भी नाम यहाँ पर लिखा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ समंदरी मछलियों के नाम है, मैरीन फिशेस के नाम है जो समंदर में पाई जाती है। तो उनके नाम मैं एक एक लेता हूँ। मोमेडक, साराडाइन, टोना, मैक्रल, ये नाम मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगाकर रखा हूं क्योंकि ये मशहूर समंदरी मछलियां हैं। और उसके बाद जो है साराडाइंस, रिबन फिश, कैटफिश, मोलस्कस, क्रिस्टीशियंस, बहरी हर्जा। ये बहरी हर्जा जो है दरअसल एक एक्वा प्लांट है जो समंदर में पाए जाना, पानी वानी में पाए जाने वाला एक प्लांट है जो विदाउट रियल रूट और स्टम होता है। तो इसके ताल्लुक से मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक फोटो बताकर मैं आपको बता सकता हूँ, एक पिक्चर बताकर, कि इसको कहते हैं बहरी हर्जा काई या सीवीड कहते हैं। तो ये भी बहुत काम वाली चीज होती है। ये समंदर में पाए जाने वाले चंद मखलूक हो जो भी उसमें पाए जाते हैं, उनकी क्या है सो गिजा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास भी कई दवाओं वगैरह में भी या फिर गिजा के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये थे चंद समंदरी क्या है मछलियों के अकसाम। इसके अलावा हमारे मुकामी अकसाम भी है जो बहुत मशहूर है। अगर ये लड़के वीडियो देख रहे हैं तो उनको मालूम है, जब भी बाजार में जाते हैं तब वो मछलियों का नाम लेकर बोलते हैं कि ये मछली होना चाहिए, रूह होना चाहिए, कटला होना चाहिए। तो देखते हैं मुकामी फिशेस। तो मैंने इसको अलग कलर में लिखा है। तो हमारे मुकामी फिशेस जो होते हैं, जो अक्सर हमारे पास जो खरीब में, जो ताज़ा पानी में, मीठे पानी में जो पाए जाते हैं तालाबों वगैरह में, तो उसमें है मरल, कटला, कटराना और रूहो। ये चंद मशहूर क्या है मुकामी मछलियों के नाम भी है। तो इसके अलावा हमको क्या है झींगे, खेकड़े यानी लॉबस्टर जो होते हैं, और मसल्स और कस्तूरा मछली, इसको मैंने क्या किया है ग्रीन पेन से लिखा है। इसकी वजह यह है कि इनको हम खौलदार मछलियां कहते हैं। क्या कहते हैं? खौलदार मछलियां कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खौलदार मछलियों की मिसाल कौन सी है? तो वो है झींगे, खेकड़े यानी लॉबस्टर, मसल्स, कस्तूरा मछली। तो इनको क्या, इसको मछलियों की जो दो किस्म होती है, एक फिन्ड फिशेस और दूसरी होती है शेल फिशेस। तो शेल फिशेस जो होती है, खौलदार जो मछलियां होती है, उनमें इनका शुमार किया जाता है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग से लिखा ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसमें क्या है सो झींगे, खेकड़े यानी लॉबस्टर, मसल्स और कस्तूरा मछली। कस्तूरा मछली भी क्या है सो फिन्ड फिशेस में नहीं आती है, बल्कि ये एक शेल फिशेस में आती है, यानी खौलदार मछलियों का इसमें शुमार होता है। और जो कस्तूरा मछली जो होती है, उसके अंदर से ही हमको दरअसल मोतियां हासिल होती है, पियल्स हमको हासिल होते हैं, वो भी एकदम प्योर। तो इस लिहाज से इस मछली का शुमार एक बहुत ज्यादा जो फाइनेंशियल एतबार से, मैशी एतबार से जो मछलियां होती है, बहुत महंगी मछलियां होती है, उनमें उसका शुमार किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने इसको ब्लू कलर से लिखा है,
तो इनका क्या है सो बहुत माशी एतबार से बहुत अहम मछलियों में इसका शुमार होता है। वो है मुलट, भेटकी और पियर्ल स्पाट। तो ये मछलियों की मुख्तलिफ अनवा है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है समंदरी मछलियों की अकसाम। और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में जो लिखा है मरल, कटला, कटराना, रोहो, ये मुकामी मछलियों की अकसाम है। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन कलर से लिखी गई है वो झींगे, खेकड़े, मसल्स, कस्तूरा मछली, ये शेल फिशेस या खौलदार मछलियों की मिसाल है। और उसके अलावा जो मशहूर, जो माशी एतबार से, फाइनेंशियल एतबार से जो बहुत महंगी जो होती है वो है मुलेट, भेटकी और पियर्ल स्पाट। तो ये थे चंद मछलियों के अकसाम जो समंदरों में पाई जाती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी रियासत में अगर हमको समंदर नहीं लगता है, जैसा कि हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें तो वहां पर समंदर नहीं लगता है, तेलंगाना की बात कर लें तो यहाँ पर समंदर नहीं लगता है, तो यहाँ पर किस तरीके से फिशरीज की जानी चाहिए, कौन से किस्म की फिशरीज होती है, तो उनको कहते हैं हम दरू इलाकाई सिमकियात यानी इन लैंड फिशरीज। तो चलिए नाजरीन अब देखते हैं इन लैंड फिशरीज यानी दरू इलाकाई सिमकियात। तो नाजरीन यहाँ पर है दरू इलाकाई सिमकियात यानी इनलैंड फिशरीज। तो इनलैंड फिशरीज यानी समंदर से हटके जो हम मछलियां पकड़ते हैं तो उसको कहते हैं हम इनलैंड फिशरीज। तो समंदरों से हटके मुराद कौन से आ जाते हैं इसके अंदर, नदियां और क्या होते हैं, नदियां, नहरें और तालाब वगैरह, ये क्या है। और जो नदियों के दहाने जो होते हैं, जो नदियों के दहाने जो होते हैं वहां पर क्या है हम इनलैंड फिशरीज कर सकते हैं, यानी दरू इलाकाई क्या है सो हम सिमकियात का काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि ये काम क्या है ताज़ा पानी या मीठे पानी में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है हम खुद भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे इलाके के अंदर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। यही नहीं, समंदरों में भी आजकल वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से मछलियों के रिप्रोडक्शन में भी और मछलियों की मुख्तलिफ अकसाम में भी कमी देखी जा रही है। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम मछलियों की एक खास तरीके से अफजाइश करते हैं। तो यहाँ पर जो मछलियों की जो ईल्ड होती है, मछलियों की जो पैदावार होती है वो बहुत कम होती है। तो उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है इनलैंड है हमारे, जो क्या है सो ये समंदरों में नहीं है कि हमारे बॉर्डर्स पे होने वाला ये नहीं है, ये हमारी रियासतों के अंदर होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारी रियासतों के जब अंदर होगा तो यहाँ पर हम पानी भी ज्यादा कंज्यूम करेंगे और पानी को हम गंदा भी करते जाएंगे, तो वहां से उससे क्या होगा मछलियों की अफजाइश में कमी होगी, उनकी पैदावार में कमी होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मछलियों की हमको अलग से अफजाइश करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको किताब में नदियों के दहाने के ताल्लुक से दिया गया है कि नदियों का दहाना मतलब वहां पर जहां पर जैसा गोदावरी है वो एक मुकाम से निकलती है फिर आखिर में जाकर खलीज बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो समंदर में मिलने से पहले जो उनका मुकाम होता है जहां पर खारा पानी और मीठा पानी जहां पर मिलता है उस मुकाम को हम क्या कहते हैं, नदियों के दहाने कहते हैं। तो ये भी क्या है सो एक्वा प्लांट्स जो एक्वा एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो यहाँ पर मछलियों की अफजाइश, मछलियों को पकड़ने का यहाँ पर एक अच्छा ये भी एक अच्छा सोर्स है। लेकिन ये तमाम क्या है बहुत लिमिटेड है, इसमें हमको बहुत ज्यादा मछली नहीं मिलती है, क्योंकि हम भी उसके थोड़े से जिम्मेदार है। जब मछलियां अगर ज्यादा नहीं मिलेगी तो फिर हम डिमांड भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनकी क्या करना चाहिए, अफजाइश करना चाहिए। तो अफजाइश करने का तरीका कैसा होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मछलियों की अफजाइश करने के लिए क्या करते हैं हम, चंद मुकामी मछलियां और उसके अलावा जो बाहर से जो इंपोर्टेड मछलियां होती है उनको क्या करते हैं हम एक तालाब में छोड़ देते हैं। तो उससे हमको जो मछलियां हासिल होती है, जो मखलूत मछलियां जिसको हम पहले गायों वगैरह में भी देखे थे कि हम मखलूत किस्म के क्या है सो एक बाहर की गाय और हमारे बाहर के बैल और हमारे मुकाम पर मौजूद गाय से इख्तिलात होने के बाद जो नई नस्ल हासिल होती है उसको हम हाइब्रिड जो नस्ल हासिल होती है उसको मखलूत नस्ल हम कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या करते हैं हम हमारे मुकामी मछलियां और बाहर से इंपोर्ट की हुई मछलियों को क्या करते हैं हम एक तालाब में छोड़ते हैं, इसको हम कहेंगे कंपोजिट फिश कल्चरिंग कहते हैं। इसको कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चरिंग कहते हैं।
किसको कहते हैं, जहां पर क्या है सो एक जगह पर क्या करते हैं हम हमारे मुकामी मछलियां और बाहर से इंपोर्ट की हुई जो दरोआमद मछलियां होती है उनको क्या है सो एक जगह पर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की अफजाइश करने को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फिश कल्चरिंग कहते हैं, यानी मछलियों की मखलूत अफजाइशी निज़ाम हम इसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस किस्म के निज़ाम में किस तरीके से मछलियों की अफजाइश की जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमको एग्जाम पॉइंट्स बनते हैं। समझ लीजिए कि ये एक तालाब है, तो इस तालाब में क्या करते हैं, इस कंपोजिट फिश कल्चरिंग के इस निज़ाम में एक 5 से 6 किस्म की अलग अलग मछलियों के जो बीज होते हैं या मछलियां जो होते हैं उनके अंडे जो होते हैं उनको क्या है सो यहाँ पर इस तालाब में उनकी अफजाइश की जाती है, उनको वहां पर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम अलग अलग किस्म की मछलियां क्यों उस तालाब में छोड़ते हैं, ताकि क्योंकि हर मछली की अपनी एक फूड हैबिट होती है, ग़िज़ाई आदत होती है। अगर जब अलग अलग हम मछलियां उसमें डालेंगे तो उनकी भी क्या है सो अलग अलग ग़िज़ाई आदतें होंगी। तो कोई मछली क्या है जो तालाब के ऊपरी हिस्से पर ग़िज़ा खाती है, तो कोई अंदरूनी हिस्से पे खाती है। तो इन लोगों के दरमियान ग़िज़ा की जो एक गैर सेहतमंद मुसाबकत होती है, जो कंपटीशन होता है, उसको रोकने के लिए और हर किस्म की ग़िज़ा खाने के लिए इनको क्या करते हैं, हम अलग अलग किस्म की मछलियां क्या करते हैं एक तालाब में डाल देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, जब तालाब में हम क्या करते हैं अलग अलग किस्म की मछलियां, तो तालाब के अगर हम कुछ पार्ट्स करेंगे तो शुरू का जो हिस्सा होता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है, वहां पर क्या करती है, वहां पर कटला मछली जो होती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो फूड हैबिट जो होती है, उसकी ग़िज़ाई आदत जो होती है, वो क्या करती है, जो तालाब के या पानी के ऊपरी सतह पर क्या करती है, आकर अपनी ग़िज़ा खाती है। उसके बाद रूहो, यहाँ पर मैं कटलास लिख दूंगा। जो कटलास मछली की आदत क्या होती है, उसकी ग़िज़ाई आदत क्या होती है कि वो पानी के ऊपरी हिस्से पर आकर अपनी ग़िज़ा तलाश करती है, हासिल करती है। उसके बाद जो दरमियानी हिस्से की अगर हम बात करेंगे, तो दरमियानी हिस्से में रूहो, तो इस मछली की फूड हैबिट जो होती है वो क्या होती है, वो पानी के दरमियानी हिस्से में अपनी ग़िज़ा तलाश करती है, ग़िज़ा का इस्तेमाल करती है। उसके बाद जो निचला हिस्सा होता है, तो वहां पर जो एक जो किस्म है मछलियों की, उसमें क्या है, मरीगल्स, इसमें क्या है मरीगल्स और कॉमन कार्प्स। तो इस किस्म की मछलियां क्या करती है, समंदर के पानी के जो निचले हिस्से में जो ग़िज़ा होती है उसको तलाश करती है, उसको इस्तेमाल करती है, ये उनकी ग़िज़ाई आदत होती है। जब ये तालाब होगी तो तालाब में भी क्या है सो जो वीड्स होते हैं, जो भी हरियाली टाइप के जो भी पत्ते वगैरह होते हैं, जो एक्वा प्लांट्स होते हैं, उनको भी क्या है सो एक और जो होती है ग्रास क्रॉप्स, क्या कहते हैं उसको हम, ग्रास क्रॉप्स, उर्दू में भी लिख देता हूं, ग्रास कार्पस, ग्रास कार्पस। तो ये जो होती है ग्रास कार्पस, ये क्या करते हैं, जो तालाब में जो वीड्स होते हैं उनको क्या है सो बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या होता है, इन लोगों में मछलियों में एक अनहेल्दी फूड कंपटीशन भी नहीं होता है, उनके अंदर मुसाबकत भी नहीं होती है, सबको अपनी अपनी ग़िज़ा मिलती है। तो इससे क्या होता है, हम मछलियों की अच्छी खासी अफजाइश भी कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म की मखलूत अफजाइश में मसला ये होता है कि इसको हम सिर्फ मानसूनी सेशन में ही क्या है सो सीजन में ही क्या है सो हम इसकी अफजाइश कर सकते हैं, बाकी के दिनों में हम उसकी अफजाइश नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ 4 महीने ही हम उनकी अफजाइश कर सकते हैं, तो बाकी के दिनों में फिर क्या है सो मछलियों की जो डिमांड होती है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए भी क्या है सो एक दूसरा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्या करते हैं हम, और इस तरीके का एक फॉल्ट ये भी है कि क्योंकि इसमें मखलूत निज़ाम होता है, अलग अलग किस्म की मछलियां होती है, तो अलग अलग मछलियों के मिलने से क्या है सो जो हमको बीज हासिल होते हैं, जो अंडे, मछलियों के अंडों को मछलियों के बीज भी कहते हैं, तो जो अंडे हासिल होते हैं वो म्यारी किस्म के नहीं होते हैं, क्योंकि प्योर किस्म के नहीं आएंगे, इख्तिलाती एक हाइब्रिड किस्म के आएंगे। तो इसको दूर करने के लिए, इन खामियों को दूर करने के लिए फिर क्या किया गया है, उनके अंदर क्या है सो एक हार्मोनी हिजान के जरिए क्या है सो अच्छे बीज या अच्छे अंडे हासिल किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको एक म्यारी किस्म के मछलियों के अंडे या मछलियों के बीज हमको हासिल होते हैं। तो नाजरीन, यहाँ तक था मछलियों की अफजाइश, और उसके बाद मछलियों को महफूज करने के तरीके भी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में धुआं देना भी कहा है, उसके अलावा साल्टिंग, सेमी साल्टिंग, या फिर उनको ड्राई करना, सेमी ड्राई करना, ये तमाम क्या है मछलियों को उनकी हिफाजत करने के क्या है सो महफूज करने के
तरीके हैं। इसके अलावा मछलियों की अफजाइश जो नमकीन पानी और मीठे पानी और नमकीन पानी में जो मछलियों की अफजाइश की जाती है उसको आबी फलाहत कहा जाता है। ये एक बीट हमसे छूट रहा था, तो इसको कहते हैं एक्वाकल्चर। इसको कहते हैं एक्वाकल्चर, जिसमें क्या है सो मीठे पानी और नमकीन पानी में क्या की जाती है, मछलियों की अफजाइश करने का जो एक कल्चर होता है उसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दो मिले हुए पानी में उनकी अफजाइश की जाती है, बल्कि इसका एक अलग ही उसका कॉन्सेप्ट है। एक जगह पर दो अलग अलग पानियों में उसकी अफजाइश जो की जाती है उसको हम कहते हैं एक्वाकल्चर। इसके ताल्लुक से ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, लेकिन एक्वाकल्चर किसे कहते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है। मीठे पानी और नमकीन पानी में जो मछलियों की अफजाइश की जाती है उसको आबी फलाहत या एक्वाकल्चर कहते हैं। तो ये था नाजरीन आज का लेसन, जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको तकरीबन तमाम मालूमात आपको देने की कोशिश किया हूँ। अगर कुछ छूट भी रही है तो मैं उसको बिट्स वाले वीडियो में क्या है सो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या है सो मैं उसकी रिकवरी करूंगा। तो चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगले वीडियो पर। यहाँ तक हमारा हो चुका है एनिमल हस्बेंड्री, मवेशियों की अफजाइश। अब देखते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मालूमात। खुदा हाफिज।